हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम। क्योंकि स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। सही सुना आपने, हम आंसर के साथ उनको पढ़ेंगे। देखिए, जब मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को बता रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर बताते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी आंसर बताते हैं, बट जो लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इनका आंसर नहीं बताते। तो देखिए, उस वीडियो में तो मैंने नहीं बताया, बट मैंने बताया था कि इसका एक पार्टिकुलर और स्पेशल वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको विलयन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं आंसर के साथ बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और आप सभी को पता है कि जो ये चैप्टर है वैद्युत रसायन, इससे सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं इतना ज्यादा क्यों आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूं, क्योंकि जो ये हमारे क्वेश्चन है 70 नंबर का जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें 35 से ऊपर, ठीक है, 35 प्लस नंबर के सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ऐसे में हमें उन सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे तो ये पेपर्स में 3-4 बार 5 बार आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहां पर लिया है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है इनके अलावा वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इसकी जो वैल्यू होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव हम जान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब आप, ठीक है, इलेक्ट्रोड तो आपको पता होगा क्या होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड, ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। तो जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को, धातु का मतलब कोई भी मेटल हम ले लें, उसके इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है। जैसे हम कॉपर की धातु की छड़ ले लें और कॉपर सल्फेट के विलयन में ही उसे रख दें, तो दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। वही यहां पर भी कहा जा रहा है, मैंने अपनी भाषा में बताया, ठीक है, कि जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, अभी मैं आगे बताऊंगा विथ फिगर, ठीक है, समझ में तो आना ही चाहिए। और देखिए उदाहरण, एक एग्जांपल हम लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जब कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मतलब जिस धातु की हम छड़ लेंगे उसी के लवण युक्त विलयन में उसको डुबोएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे हम ले लेते हैं जैसे हम एक विलयन ले लेंगे, ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लेंगे। यहां पे सबसे पहले ये आपका हो गया पात्र, समझ लीजिए, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन है, देखिए ये, इसको मैंने येलो कलर से डिनोट कर दिया है ताकि थोड़ा बेटर रहे। इसके अंदर है भैया कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट इसके अंदर विद्युत अपघट्य है, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर हम लेकर आए एक कॉपर की छड़, ठीक है, क्या लेकर आए, इसी के अंदर अगर हम एक कॉपर की छड़ ऐसे लेकर आए, देखिए ये क्या है, ये कॉपर की छड़ है, ठीक है, कॉपर की छड़, ठीक। तो जब किसी धातु जैसे कॉपर धातु की छड़ को उसी के लवण युक्त विलयन कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो इस कॉपर की छड़ और इस विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्योंकि जो विभव यहां पर उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रोड के कारण हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, बस सिंपल सा है, ठीक। तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया।
तो ये आपका डेफिनेशन था, बहुत सिंपल है। मतलब जिस धातु की हम छड़ लेंगे उसी के लवण युक्त विलयन में उसको हम डुबोएंगे तो दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी को इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगी। ये जो कॉपर की छड़ है इसके सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक, अब कैसे होगी वो भी जान लेते हैं। इसमें रिएक्शन होगा, ठीक है, हो जाती है, जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कैसे ऋणावेशित होगी, देखिए ये हमारा कॉपर है, कॉपर की छड़। अब भैया कॉपर की छड़ है तो ये सॉलिड स्टेट में होगा तो यहाँ पे एस कर देंगे। ऐसे लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा SAQ, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो एस का मतलब होता है सॉलिड। ठीक, तो इसका जब रिएक्शन होगा भैया इस प्रकार से, इसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी हो सकती है, उल्टा भी, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो क्या होगा, Cu2+ और प्लस इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये जो कॉपर की छड़ है ये ऋणावेशित हो जाएगी इस विलयन के सापेक्ष। ठीक है, देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट का जब हुआ तो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भैया निकलेंगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो वही रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, दूसरी चीज आपका इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं तो समझ में आ गया। अब देखिए इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन में है कि इसकी जो वैल्यू है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए सिंपल सा है, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक की प्रकृति, जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिया है, जो हमने ये छड़ लिया है, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। मतलब जो चालक हमने लिया है उसकी अगर चालकता ज्यादा होगी तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर उसकी चालकता कम होगी तो इलेक्ट्रोड विभव भी कम होगा, यानी कि चालकता प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, समझ में आया। दूसरी कंडीशन देखिए, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। ठीक है, जो ये धात्विक आयन है, कॉपर सल्फेट है भैया, तो ये Cu2+ SO4- में टूटेगा तो इसकी चालकता, इसकी सांद्रता, देखिए सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, इसके फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। मतलब आप लोग कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे सांद्रता तो इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू कम होगी। रीजन क्या है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर जो आयनन है वो घट जाता है और इसके फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। अब भैया टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर भी एक मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है, जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ने के कारण बढ़ता है। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के भी अनुपाती होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव के मान में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं और इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आप ये चित्र बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो थ्योरी मैंने बताया उसको लिखना जरूरी है। ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं और आप लोग किस पर निर्भर करता है उसको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे विद्युत रसायन चैप्टर है इससे लघुत्तरीय प्रश्नों के आने के चांसेस 99% है। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो एक या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर से है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 4 से 5 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। आप देखेंगे 2014, 16, 17, 18 कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं जितने क्वेश्चन लिया हूँ इस वीडियो में वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इससे आगे एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको बच्चे देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ऐसे आएगा निम्नलिखित से तीसरा क्वेश्चन हमारा यही होगा। ठीक है, आपको विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, कुछ इस प्रकार के रिएक्शन होंगे। स्टूडेंट सोचते हैं ये सब कहां से आ गया। ठीक है, मैंने तो इसे पढ़ा ही नहीं था, तो अभी मैं इसको बताऊंगा, बहुत ही इजी है, धीरे धीरे समझते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। देखिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। एग्जामिनर किस तरह से आपको फंसाता है वो यहां से आप लोग देख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षण भी आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन, और 2 प्रमुख उपयोग लिखने हैं थर्ड क्वेश्चन।
एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। बुक लेकर आप लोग बैठिएगा, मैं डेफिनेशन और लक्षण और उपयोग बता देता हूं, आप लोग वहां पे देखते रहिएगा, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम अपचयन विभव भी बोलते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, विभिन्न धातुओं और अधातुओं, जितने भी धातु हैं, मेटल है और नॉन मेटल हैं, ठीक है, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। या आप कह सकते हैं धातुओं और अधातुओं के अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक। बस सिंपल सा है। आगे देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अलग से आ जाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण देखिए, लक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट देखिए, अब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप बुक खोल लीजिएगा, उसमें देखिएगा जो मैं बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। आप लोग पूरी सीरीज जो है उसको लेकर बैठिएगा। फर्स्ट देखिए क्या है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो तत्वों की अपचयन क्षमता घटेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आप जा रहे हैं, ठीक है। और अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपचयन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड देखिए, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। मतलब देखिए आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर के तत्व होंगे वो अम्लों से यानी कि एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व होंगे वो अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। सिंपल सा है, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, ठीक। तीसरा देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर, उसके ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे, जितने भी तत्व होंगे, वो जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस हमें देंगे। तो ये तो 3 हमारे लक्षण हो चुके हैं। 3 लक्षण और इसके हैं उसको भी जानते हैं, क्योंकि 6 लक्षण या 5 लक्षण या 4 लक्षण आपके एग्जाम में आता है, 2 नहीं आएगा, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 4 लक्षणों को बताइए, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चौथा देखिए, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। मतलब जिस तत्व का अपचयन विभव ज्यादा होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। पांचवा इसी प्रकार से है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। मतलब जिसका अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा, ठीक है, और जिसका अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। 6 नंबर देखिए, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ये हमारा 6 नंबर लक्षण था। तो 4 या 5 आते हैं, मैंने आपको 6 बता दिया, ठीक है। और अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण और उपयोग लिखिए, तो समझ लीजिए भैया 4 नंबर या 5 नंबर में ये आएंगे। अब कुछ उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि उपयोग भी हमें बताना है। तो इसके उपयोग कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के व्हाट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग निम्न है, मतलब 2 उपयोग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 2 ही उपयोग इसके मेनली हैं। फर्स्ट है किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो उपयोग है, किसी सेल के अगर मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करना है तो इसका यूज हम करते हैं। दूसरा, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, यानी कि कोई धातु कितना ज्यादा क्रियाशील है, कितना ज्यादा एक्टिव है, उसकी तुलना करने में, उसकी कंपैरिजन में भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं, ठीक। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, इसके लक्षण कौन कौन से और इसके उपयोग क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इस बार भी 99% चांस है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने अभी न्यूमेरिकल बताया था कि एक न्यूमेरिकल टाइप का इससे आएगा। आपकी केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर ही हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं और आएंगे, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आए ही नहीं। एक विलयन, एक विद्युत रसायन और एक रासायनिक बलगत की 3 चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल हैं, और अगर इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लेते हैं भैया तो 8 से 10 नंबर आपके वैसे क्लियर हैं, ठीक है, जैसे हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसी से रिलेटेड आएंगे या इसी प्रकार से। देखिए, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। एक सेल समीकरण हमें दिया गया है, ठीक है, Cu2 प्लस, इसके जो मोलरता है 1 मोलर है, और Ag प्लस, इसकी जो मोलरता है इसकी भी 1 मोलर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दिया है आपको, देखिए E0 जो आपका विद्युत वाहक बल दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज पहले समझना है कि कौन सी अभिक्रिया हमारी कैथोड पे हो रही है, कौन सा एनोड पे हो रही है, इसको जानना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। हमें जो है कैथोड पर जो और एनोड पर, ठीक है, जो हो रहे रिएक्शंस, जो इसका विद्युत वाहक बल है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम सेल का अर्ध समीकरण निकाल लेंगे, ठीक है। हमें सेल समीकरण दिया गया है, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसका अर्ध समीकरण करेंगे क्योंकि इसमें जो है कॉपर है और Ag है, यानी कि सिल्वर है, ठीक है। तो किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सेल का अर्ध अभिक्रिया समीकरण पहले निकालेंगे। सेल का अर्ध अभिक्रिया समीकरण, ठीक है। तो भैया देखिए इसमें करना क्या है हमें, देखिए जो कॉपर हमारा है, ठीक है, जो Cu है, देखिए ये कॉपर जो हमारा है Cu, ठीक, इसका हो रहा है क्या, जब Cu का, इसमें क्या होगा Cu2 प्लस, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखिए Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कॉपर है ये ऋणावेशित हो रही है, तो इसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑक्सीकरण, ठीक। तो ऑक्सीकरण जो होता है भैया वो होता है एनोड पर, ठीक, तो इसे यहाँ पे एनोड लिख देंगे, ठीक। ऑक्सीकरण जो होगा वो एनोड पर होगा, क्योंकि देखिए कॉपर है, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये इसका जो है ऑक्सीकरण इसका मतलब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ये मुक्त कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा जो कि एनोड पर होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण एनोड पर। और देखिए जो हमारा Ag है, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, देखिए Ag प्लस आपका हो गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है ऑक्सीकरण, ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये जो अभिक्रिया होगी यहाँ पे Ag होगा। लेकिन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम आगे 2 लगा देंगे इसके, और यहाँ पे भी ये 2Ag हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारा सिल्वर है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन। और अपचयन जो होता है ये कैथोड पे होता है, किस पे, कैथोड, ठीक। तो जो हमारा कॉपर है इससे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा सिल्वर है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण जो होगा एनोड पर होगा और अपचयन जो होगा वो कैथोड पर होगा। तो देखिए अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमें देखिए इसका जो ये क्या है, जो हमारा Ag है ये कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें कैथोड पर जो विद्युत वाहक बल है वो दिया गया 0.80 वोल्ट, और ये जो हमारा कॉपर है एनोड पर, तो एनोड पर जो विद्युत वाहक बल दिया गया है, यानी कि विद्युत वाहक बल जो दिया गया वो भी हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखिए ई कैथोड हमें दिया गया है, ई कैथोड, ऐसे हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई कैथोड हमें कितना दिया गया है, देखिए ई कैथोड का मतलब, देखिए कैथोड पर हमारा Ag जो सिल्वर है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है, तो ये कैथोड पर होगा। तो ई कैथोड पर जो विद्युत वाहक बल है, यानी कि कैथोड पर जो विद्युत वाहक बल है वो हमें दिया गया 0.80 वोल्ट, तो 0.80 वोल्ट, ठीक। ऐसे ई एनोड वाला लिख देंगे, ई एनोड। हमें यही क्लियर करना था कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पूरे शेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। देखिए ये हमें 0.34 वोल्ट दिया गया, 0.34 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। आप इसको E0 सेल भी लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, E0 सेल। हमें सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि कैथोड पर विद्युत वाहक बल इतना है, एनोड पर विद्युत वाहक बल इतना है, ठीक है। अब हम E0 सेल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, E0 सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई कैथोड
ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के जरिए हम बहुत आसानी से सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड कितना दिया गया ऊपर देखिए 0.80 वोल्ट और ई एनोड है 0.34। ठीक, अब यहां से हमारा ई सेल ई नॉट सेल आ गया। सेल का विद्युत वाहक बल वो कितना आया, दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा जो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो 0.46 आएगा। 0.80 में से 0.34 जाएगा तो 0.46 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इतना ये हमारा आंसर आ जाए, बस यही हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना था सेल का विद्युत वाहक बल, तो हमारा 0.46 वोल्ट आ गया। तो हमें सेल समीकरण दिया गया था। ठीक है, हमें सिर्फ ये जानना था और यहाँ पे हमें ई नॉट Cu2 प्लस और Cu यानी कि कॉपर का विद्युत वाहक बल और सिल्वर का दिया गया था। ठीक है, हमें ये जानना था कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो हमने सेल का अर्ध अभिक्रिया समीकरण हमने किया। तो कॉपर जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका ऑक्सीकरण होगा, एक ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, और जो सिल्वर है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका अपचयन होगा जो कि कैथोड पर होगा। ठीक है, अब कैथोड पर विद्युत वाहक बल हमें पता चल गया क्योंकि कैथोड पर जो है सिल्वर है, इसका विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट दिया गया। एनोड जो है ये कॉपर है, इसका विद्युत वाहक बल 0.34 वोल्ट दिया गया है। हमने ई नॉट सेल निकाल लिया, सेल का विद्युत वाहक बल, कैथोड के विद्युत वाहक बल और एनोड के विद्युत वाहक बल को दोनों को घटा दिया, हमारा आंसर फाइनली आ गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे VVI क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो और भी हैं, अगर आपके भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज की इस क्लास में हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे अपने विद्युत रसायन चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आगे मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी बता रखे हैं, सर्च करोगे सब आ जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।